This program is sponsored by Hotel Oasis, Patni Top, Vikram Shoes, Gandhinagar, Raj Tilak Road and Hotel Noor Mahal, करनाल। नमस्कार, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। रियासत जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है? क्या रियासत में अल्पसंख्यक कानून लागू है? अगर यह कानून लागू नहीं है तो फिर किस अधिकार के तौर पर उन लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं जो डिजर्व ही नहीं करते? और साथ ही साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रियासत की जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार को जुर्माना लगाया। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए देखते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर। भारत में धार्मिक और भाषाई राज्यों में अल्पसंख्यकों को अधिकार देने के लिए राज्य स्तर पर एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक कमीशन एक्ट की व्यवस्था न होने की वजह से अल्पसंख्यक वर्ग को चयनित ही नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस वर्ग के लोग लाभ से वंचित हैं। J&K स्टेट में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आइडेंटिफाइड नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया जाए। इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार पर 15,000 और केंद्र सरकार पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि ये जुर्माना राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों को अपने हक न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर समय रहते जवाब दायर न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों पर जुर्माना लगाया है। राज्य सरकार ने 15,000 रुपए जुर्माना होने के बाद एक ब्रीफ रिप्लाई, शॉर्ट रिप्लाई अपना सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। इसी चीज का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख को, जो चंद हफ्ते पहले थी, 30,000 का जुर्माना केंद्र सरकार पे, यूनियन ऑफ इंडिया पे किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के वकील अंकुर शर्मा ने एक PIL दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि रियासत में अल्पसंख्यक कमीशन एक्ट लागू नहीं है और न ही रियासत में अल्पसंख्यक समुदाय को चिन्हित किया गया है, जिससे साफ हो जाता है कि षड्यंत्र के तहत इस एक्ट की आड़ में विशेष समुदाय को सुविधाएं दी जा रही हैं जो रियासत में अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आते, और जिन्हें भी दी जा रही हैं वो गैर कानूनी ढंग से दी जा रही हैं, क्योंकि रियासत में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है, जिसकी 68% के करीब पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के अनुसार, उनको यहाँ पे माइनॉरिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गैर कानूनी है, इल्लीगल है, और केंद्र सरकार की जितनी भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की गाइडलाइंस हैं उनके विरुद्ध जाके इनको दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो रियासत में जल्द से जल्द अल्पसंख्यक समुदायों को चिन्हित करें ताकि सही लोगों को इसका फायदा मिल सके, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जिन लोगों ने इस अल्पसंख्यक एक्ट की आड़ में इसका लाभ उठाया है। वक्त इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट ऋषि कुमार के साथ अमित अजरावत की रिपोर्ट। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं युवा वकील अंकुर शर्मा, जिन्होंने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी और ये जवाब जानने की कोशिश की थी कि अगर रियासत में अल्पसंख्यक कानून लागू ही नहीं है तो फिर किस तरह से लोगों को ये सुविधाएं दी जा रही है। अंकुर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये जो अल्पसंख्यक कानून की जो आपने PIL दाखिल की थी, कि इसमें जाने की आपने जो कोशिश, क्या है पूरा मामला और क्यों आपको लगा कि PIL दाखिल करके ही मुझे सारे सवालों का जवाब मिलेगा? क्या सवाल थे आपके? देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में सेंटर की स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन को लेके ऑलरेडी काफ़ी विसंगतियां हैं। जम्मू के लोग डिस्क्रिमिनेशन चिल्लाते रहते हैं जी। इसी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जब हमारी रिसर्च स्टार्ट हुई तो सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा हमारे नज़र में आया, संज्ञान में आया, कि जम्मू कश्मीर में जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं जी, उन्हें चिन्हित ही नहीं किया गया है, उनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं की गई है। आर्टिकल 29 और 30 फंडामेंटल राइट्स में जो प्रोविजंस हैं, जिसके तहत रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को कुछ बुनियादी हक मुहैया करवाए जाते हैं,
हमारे जम्मू कश्मीर में उन कम्युनिटीज़ को वो हक मिल ही नहीं रहे थे। तो सबसे पहले तो हमने रिसर्च ये की कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा। सेंसस की स्टडी करने के बाद और रिपोर्ट्स को देखने के बाद हमें ये क्लियर हो गया, कारण समझ में आ गया कि क्यों जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज़ को चिन्हित नहीं किया गया है। ये तो एक विसंगति हो गई। जी। दूसरी विसंगति ये है कि सेंटर की 50 से अधिक स्कीम्स, स्कॉलरशिप स्कीम्स, सॉफ्ट लोन्स से लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तक की स्कीम्स, कम से कम 50 से अधिक स्कीम्स JNK में इम्प्लीमेंट हो रही थी। हमने देखा कि किस प्रोविज़न के तहत ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो हमने ये देखा कि जो केंद्र सरकार का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट है, ये उस एक्ट के तहत जो चिन्हित माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही थी। एक और विसंगति नज़र आई हमें, उसमें ये पता चला रिसर्च करने के बाद कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ सेंट्रल एक्ट है वो जम्मू कश्मीर पे लागू ही नहीं है। तो सबसे पहली बात, एक ऐसा कानून जिसके तहत बनाई गई, फॉर्मुलेट की गई स्कीम्स जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई है वो रियासत में लागू ही नहीं होती है और उसके नाम पर दिए जा रही है, दी जा रही हैं। जो एक्ट यहाँ पे लागू ही नहीं होता, उसके तहत बनाई गई स्कीम्स यहाँ पे इलीगल तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं और बेनिफिशरीज का जो चयन किया गया है वो पॉलिटिकल आधार पे किया गया है और कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के किया गया है। तो ये कुछ ऐसी विसंगतियाँ थी जिसमें हमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं जो डे इन एंड डे आउट अन्याय सह रहे हैं और जिनके बुनियादी हकों का हनन हो रहा है, उसी को समझने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए ताकि जम्मू कश्मीर में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो धर्म के आधार पे माइनॉरिटीज़ हैं, जो भाषा के आधार पे माइनॉरिटीज़ हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। एक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन बनाए जो हमारे आर्टिकल्स 29 और 30 का क्रियान्वयन करवाने के लिए, उन्हें सुनिश्चित करवाने के लिए कार्य। अंकुर जी, क्या ये जो आप माइनॉरिटी कमीशन की बात कर रहे हैं, क्या ये हमारे स्टेट में मतलब अभी तक इसका गठन नहीं हुआ? हमारे स्टेट में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट अभी तक लेजिस्लेट नहीं हुआ है और उसका नुकसान ये है कि यहाँ पे राज्य की सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई भी नहीं किया और नोटिफाई भी नहीं किया है, जिसके कारण अपनी मनमर्जी से वो माइनॉरिटी के बेनिफिट्स उस कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मेजॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी राइट्स जब मेजॉरिटी को दिए जाएं तो ये डायरेक्ट हमला है इंडिया के सेकुलर क्रेडेंशियल पे। हमारा प्रियम्बल ही स्टार्ट होता है विद द वर्ड दैट इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक। और अगर सेकुलरिज्म पूरे भारतवर्ष में आज बड़ी चर्चा में है, इसके ऊपर बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग डिस्कशंस करते हैं, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती है, किताबें लिखी जाती हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको अमेंड करके 1976 में इंट्रोड्यूस, इमरजेंसी के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया। तो जम्मू कश्मीर में तो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स एकदम खतरे में है। माइनॉरिटी और सेक्युलरिज्म का, माइनॉरिटी राइट्स और सेक्युलरिज्म का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन है। और माइनॉरिटी राइट्स अगर मेजॉरिटी को दिए जाएं और मेजॉरिटी से प्रोटेक्शन के लिए ही माइनॉरिटी राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मुझे लगता है ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर सीधा आघात है। मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले ये जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जुर्माना क्यों लगाया? ऐसी क्या PIL में आपने सवाल पूछ लिया जिसका जवाब सरकार ना दे पाई और फिर और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं उनको दंडित करना पड़ा सरकारों को? देखिए, जुलाई में ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट हुई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मेरी पहली बार सुनवाई जो नोटिस इशू हुआ था वो जुलाई के महीने में हुआ था। उसके बाद दोनों ही सरकारों को, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को समय दिया गया कि आप 4 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करिए। जब 4 सप्ताह ख़त्म हो गए तो अगली तारीख पे जब वो अपना जवाब नहीं दिया उन्होंने, तो मामले की सीरियसनेस जिस तरीके से मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने और बेंच के सामने रखी, उस सीरियसनेस को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 रुपये जुर्माना राज्य सरकार पे और 15,000 रुपये जुर्माना केंद्र सरकार पे लगाया और उन्हें आदेश दिया कि पिटीशनर यानी कि मेरे अकाउंट में ये पैसे जमा करवाए जाएं। इसके बाद राज्य सरकार ने एक ब्रीफ शॉर्ट रिप्लाई कुछ सप्ताह के बाद दाखिल किया, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर भी अपना जवाब दाखिल नहीं किया। तो उसके बाद जो लास्ट तारीख थी इस केस की, उसके ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर एक बार फिर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। तो टोटल केंद्र सरकार पे 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है 2 बार और राज्य सरकार पे एक बार 15,000 रुपये का जुर्माना ऑलरेडी लगाया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। अब जवाब दाखिल करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब तक रिस्पोंडेंट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं करेंगे, तब तक इस मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकती।
तो मामले की सीरियसनेस को देखते हुए और ताकि जल्दी जवाब दें, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों पे जुर्माना लगाया। अब दूसरा सवाल ये है कि आखिर इस रियासत में अल्पसंख्यक कौन है? ये एक सबसे बड़ा एक मुद्दा भी है और अभी तक शायद लोगों को भी नहीं पता। और आपने पीआईएल में यही तो सवाल किया होगा जब आपने दायर किया, तो यही तो आपके सवाल होंगे कि उनको चिन्हित किया जाए जी। कौन है आखिर अल्पसंख्यक? देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में अराउंड 68% है जी। और बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे हिंदूज़ हों, क्रिश्चियंस हों, सिख्स हों, बुद्धिस्ट्स हों, जैन्स हों, पारसी हों, ये सभी 50% से नीचे हैं। हिंदू 28% के करीब हैं, सिख तो 10% से भी कम हैं। तो माइनॉरिटी किसी भी कम्युनिटी को घोषित करने के लिए जो एक नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि वो 50% से कम होने चाहिए। इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं जी। उनका कल्चर की क्या स्थिति है, किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पे हो रही है, तो वो सारी जो कंडीशंस को अगर कलेक्टिवली देखा जाए और फिर अगर एक डिड्यूस किया जाए तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि माइनॉरिटी की श्रेणी में हिंदूज, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, ये सारी कम्युनिटीज़ आएंगी। माइनॉरिटी 50% से जो ऊपर है वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया। ठीक है, वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया। तो मेरे ख्याल में ये कम्युनिटीज़ हैं जिनको माइनॉरिटी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जो अभी तक पार्शियली मिल रहे हैं या मिल ही नहीं रहे हैं। मसलन हिंदूज़ को तो अभी भी यहाँ पे मेजॉरिटी के तरीके से ही ट्रीट किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं 2007 में 753 के करीब हाई पावर्ड स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस दी गई राज्य सरकार में केंद्र सरकार के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जो 15 अलग अलग स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उसके तहत 753 स्कॉलरशिप्स दी गई, जिसमें से गवर्नमेंट आंकड़ों के हिसाब से 717 मुस्लिम समुदाय को और जो बाकी रिमेनिंग थी वो सिखों को, क्रिश्चियंस को और बुद्धिस्ट में बांटी गई। लेकिन अंकुर जी, जिस तरह से आपने खुद यहाँ पे अभी बताया कि यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय हैं वो मेजॉरिटी में हैं जी, और अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें, तो वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज में आते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में, हमारी रियासत में जब ये अल्पसंख्यक कानून लागू ही नहीं हुआ और चिन्हित ही नहीं किया गया, फिर किस तरह से इनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं? तो क्या एक कोई ना कोई घोटाला भी हो सकता है? जी बिल्कुल घोटाला भी होगा, लेकिन इससे पहले मैं एक कंसेप्चुअल प्रीमाइस इसकी क्लियर करना चाहता हूँ, आपके लिए भी, आपके दर्शकों के लिए भी। माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन 2 लेवल्स पे होती है भारत में, एक सेंटर के लेवल पे और एक स्टेट के लेवल पे। सेंटर के लेवल पे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट के तहत माइनॉरिटीज़ को केंद्र की सरकार है वो आइडेंटिफाई करके डिक्लेयर करती है कि ये कम्युनिटीज़ नेशनल माइनॉरिटीज़ होंगी। वैसे ही संवैधानिक प्रोविजंस के अंतर्गत राज्य सरकारों को भी अपने राज्य के लेवल पे माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये है, या माइनॉरिटी की डेफिनेशन को जिस तरीके से कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया है, वो ये कहा है कि चूंकि इंडिया की रीऑर्गेनाइजेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुई थी, मतलब जो स्टेट्स बनी थी उनका जो बेसिक आधार था वो लैंग्वेज था, लिंग्विस्टिक बेसिस था, भाषाई आधार पे स्टेट्स बनी थी। इसलिए कोई भी जो बेनिफिट है माइनॉरिटीज़ के लिए वो ये देख के दिया जाएगा कि वो कम्युनिटी स्टेट में मेजॉरिटी में है या कम्युनिटी में है, मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में है। नेशनल माइनॉरिटीज़ में से कोई भी कम्युनिटी अगर किसी स्टेट लेवल पे मेजॉरिटी में है तो उसे माइनॉरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस, मुस्लिम्स आर अ नेशनल माइनॉरिटी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट, लेकिन J&K में अगर वो मेजॉरिटी में है तो उन्हें नेशनल माइनॉरिटीज़ के मिलने वाले बेनिफिट्स J&K में नहीं मिलेंगे। अगर J&K के मुस्लिम्स नेशनल माइनॉरिटी का स्टेटस क्लेम करते भी हैं तो भी उन्हें माइनॉरिटीज़ के बेनिफिट्स J&K में नहीं मिलेंगे, यानी कि उनको कहीं ना कहीं राज्य के बाहर बसना पड़ेगा फिर जाके वो उनको मिलेंगे। इसका एक और बैकग्राउंड है। आर्टिकल 370 के कारण नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट J&K में एप्लीकेबल ही नहीं है। जब एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं है तो ना यहाँ के सिख, ना यहाँ के मुस्लिम्स, ना यहाँ के क्रिश्चियंस ये नेशनल माइनॉरिटीज़ का स्टेटस भी नहीं रखते हैं। मतलब अगर ये रेस्ट ऑफ कंट्री में रहे हैं, स्टेट्स में रहे हैं कहीं भी, तो इनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल सकते क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट तो यहाँ का होगा। बिल्कुल, स्टेट सब्जेक्ट्स यहाँ के होंगे, यहाँ के रहने वाले हैं, और जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पे केंद्र का जो कानून है वो लागू नहीं होता। तो इसी कानून के तहत माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। जब कानून ही वहाँ पे लागू नहीं होगा तो वहाँ के लोगों को
उस कानून का कोई बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। जी। और मान लीजिए एक पल के लिए कि अगर कानून एक्सटेंड हो भी जाता है, कानून लागू हो भी जाता है, कुछ बदलाव करके जो भी बदलाव करके एक्सटेंड कर भी दिया होता या पहले भी कर दिया होता, फिर भी सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट्स हैं और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस में प्रोविजंस हैं कि अगर कोई भी नेशनल माइनॉरिटी स्टेट लेवल पे मेजॉरिटी में है तो माइनॉरिटी बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिलेंगे, बाकी नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ को मिलेंगे। तो दो विसंगतियां हैं, दो इलीगैलिटीज़ हैं। पहला, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, उसके तहत जितनी भी बनाई हुई स्कीम्स हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकती, धड़ल्ले से इलीगली पिछले 50 सालों से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इलीगल बेनिफिशरीज को दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल हो भी तो भी यहाँ पे अगर कोई नेशनल माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है तो उसे वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये दो इलीगैलिटीज को कंडोन करके, ओवरलुक करके, गलत तरीके से धड़ल्ले से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर आघात किया जा रहा है। अगर हमारा माइनॉरिटी कमीशन यहाँ पे जो एक्ट है, जो कानून है, वो अगर लागू होता है यहाँ पे, तो फिर कहीं ना कहीं ये जांच का विषय होगा कि जिनको पिछले 50-60 सालों से जो माइनॉरिटी के तहत जो बेनिफिट्स जो दिए गए हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को, क्या ये जांच का विषय हो सकता है? जांच का विषय ये पिछले 50 साल से था, ये कल भी जांच का विषय था और आगे के दिन भी जांच का विषय रहेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि नेशनल सेंट्रल एक्ट यहाँ पे लागू होता है या ना होता है। आपसे एक और चीज जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर सरकार क्यों नहीं ये इस कमीशन को यहाँ पे लागू करती है, अल्पसंख्यक कानून को क्यों नहीं यहाँ पे लागू कर रही है, क्यों नहीं बनाती है? इसका जवाब हमें उसी दिन मिल गया था जिस दिन हमने 2011 सेंसस के आंकड़े, वो लेटेस्ट सेंसस हैं, उसके आंकड़े पढ़े कि माइनॉरिटी कम्युनिटी कंस्टिट्यूट कौन करता है। जम्मू के लोग डिस्क्रिमिनेशन की, मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में इसी तरीके से स्टार्ट किया कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन का बहुत लंबा और पुराना दौर चल रहा है। जब कश्मीर बेस्ड हुक्मरानों को पता है कि अगर माइनॉरिटी बेनिफिट्स हम जम्मू के लोगों को देना स्टार्ट करेंगे, मतलब जो सही हकदार हैं उनको देना स्टार्ट करेंगे, तो कश्मीर बेस्ड उनकी जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं पीछे जाएगी। सेपरेटिस्ट्स को भी इससे काफ़ी बड़ा धक्का मिलेगा, क्योंकि सेपरेटिस्ट्स जिन प्रिंसिपल्स को लेके इंटरनेशनल फोरम्स पे अपनी बातें रखते हैं, द मोमेंट अदर कम्युनिटीज आर डिक्लेयर्ड एज माइनॉरिटीज इन द स्टेट ऑफ J&K, उनके वो सारे प्रिंसिपल्स धराशायी हुए। यानी कि कुल मिलाकर इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बार बार कहते हैं कि हमारे पर अत्याचार होता है, अलगाववादियों की बात करें या फिर जो भी आता है, तो उस पर ये होगा कि आप तो मेजॉरिटी पे हैं। वो टेबल्स विल बी टर्न्ड, सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। मेजॉरिटी चिल्ला रही है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी अत्याचार कर रही है, और यहाँ पे एक ऐसा मसला है जहाँ पे 50 से अधिक स्कीम्स हैं और माइनॉरिटीज़ को मिलनी चाहिए और सेक्युलरिज्म के नाम पे मिलनी चाहिए, वो गलत तरीके से स्विंडल ऑफ कर रहे हैं और खुद उसका दुरुपयोग करके अपने समुदाय विशेष के लिए सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं बाहर जाके, वो नहीं ले पाएंगे। तो इस एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी उन पे काफ़ी आघात होगा, इसलिए उन्होंने उसे बैक बर्नर में रखा ना। इसमें 370 का इशू लाया। 370 का इशू अगर दूसरे तरीके से इसमें एप्लीकेबल हो रहा होता तो ये ज़रूर लाते। अब चूंकि सेंट्रल एक्ट से उन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो 370 की ये बात ही नहीं करेंगे। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको जुर्माना लगाया और कहा कि आपने जो जवाब दाखिल करना था वो क्यों नहीं किया, इस पे क्या कहीं ना कहीं सरकार पर अब जवाबदेही बनती है? बिल्कुल कि वो बनती है। कमीशन को लागू करें, जी बिल्कुल, आयोग को यहाँ पे गठन करें उसका? इसमें केस आगे बढ़ेगा ही तब जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जवाब आ जाएगा। शायद मुझे लगता है कि कुछ इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं तो केंद्र सरकार की कुछ मजबूरियां होंगी, और हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि मे बी इलेक्शंस के बाद। आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप माइनॉरिटी कमीशन को लेकर जो उनके अधिकार, उनके जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज के, उसको लेकर आप जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बताइए तो सही, अगर ये कानून लागू होता है तो किस तरह से अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं फायदा होगा? क्योंकि कागजी तौर पर अगर हम बात करें तो बड़े ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो हम किताबों में तो पढ़ते हैं, हाँ जी होने चाहिए, लेकिन जमीनी अगर उसकी हकीकत दी जाए ना तो वो इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, और ना ही लोगों को पता चलता है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो इससे हमें क्या फायदा होगा। जी, मैं ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए, टेक्निकली एक मोटा माटी ऊपर से टेक्निकल ना होते हुए इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा। कम से कम 50 से अधिक स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों में इम्प्लीमेंट करती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्वयं 15 से अधिक स्कीम्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम के नाम से जानी जाती हैं। इसमें स्कॉलरशिप स्कीम्स से लेके सॉफ्ट लोन्स तक, एजुकेशनल बेनिफिट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी, मेडिकल लाइन में अगर आप कोई कॉलेज बनाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, तो सरकार की कोई इंटरफेरेंस ना होना। और हमको जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हर्षदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो
पैंथर्स पार्टी के बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं और अपने ज़माने में जब इनकी सरकार हुआ करती थी कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं, तो ये वहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हर्षदेव जी, स्वागत आपका। जी शुक्रिया सर, इतने सालों से इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, पब्लिक को अभी तक ये नहीं पता कि वो माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है। जी आपकी भी सरकार रही, आपने भी कांग्रेस के साथ और पीडीपी के साथ बड़ी अच्छी तालमेल बनाकर सरकार चलाई थी, तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी तो गुस्ताखी हुई है? नहीं, हमारी जब लोग सरकार बनाएंगे तो हम जरूर फैसला लेंगे। हम तो एक ही मंत्री थे 37 में से, और इसलिए हमारे पास तो इतने अधिकार नहीं थे कि हम इस किस्म के बड़े बड़े फैसले जो है और रियासत के लिए ले सकें। जी, ये है कि सरकारों को देखना होगा। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं या कश्मीर में बैठे हैं, दोनों जगह जिनकी सरकारें हैं, उनको फैसला लेना चाहिए और अल्पसंख्यक आयोग जो है उसका गठन होना चाहिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती रही है, अभी तक तो उनकी तरफ से कोई है, और उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना भी गवारा नहीं समझा जी, और जिसकी वजह से उनको जुर्माना भी हो गया। एक बहुत बड़ा चपेट है लोगों के मुंह पे, जो ना तो बना सके और ना ही वो इसके ऊपर कोई रिप्लाई अभी तक फाइल कर पाए हैं। तो ये देखना होगा सरकार को, यहाँ की और ये वालों को भी। लेकिन हर्षदेव जी, आप क्या करेंगे, आपकी पार्टी क्या करेगी? आप तो कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तब हम सोचेंगे, मतलब कि जब तक आपकी सरकार नहीं आएगी तब तक तो ये मसला फिर ठंडे बस्ते में रहेगा और लोग इस तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे, उनको उनका अधिकार ही नहीं मिल रहा। फैसला लेने का अधिकार मिलता है ना, बाहर बैठ के क्या होता है। आप अपोजिशन में है, ठीक है, आपकी कोई सीट नहीं है, आपकी कोई सीट नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोगों के हकों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये आपने थोड़ा बताना है हमें। हम कौन होते हैं बताने वाले? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे भैया, जब सरकार जिसकी हो ये उससे पूछो ना। सर, उनकी जवाबदेही तो बनती है। अगर आपने ये कहा है कि आप भी तो बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की सरकार है उसके ऊपर ये तमाचा है, सरकारों को सोचना चाहिए। अगर आप इस तरह से सुझाव देते हैं, इस तरह से आप बताते हैं, तो आपने भी बताना चाहिए ना पब्लिक को। पब्लिक देख रही है ये कि आप क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया, जब हमारे पास कोई फैसला लेने का, जिन लोगों के पास अधिकार है मेरे भाई जी, वो फैसला लेना चाहिए। हाँ। क्या ये क्यों नहीं है? अगर बाकी हिंदुस्तान में है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? ठीक। और हाँ, हर्षदेव जी, एक और सवाल आपसे। कुछ चीज जब महंगाई होती है या फिर कोई डिसीजन लिया जाता है, आप सड़कों पर उतर आते हैं, सरकार में आप शामिल नहीं है, आपकी कोई सीट नहीं है, तब भी आप लोगों के हकों के लिए सड़कों पर उतरकर कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ते हैं। क्या इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे इन सवालों के लिए कि हाँ हमारा ये मुद्दा, हम ये कर रहे हैं, आप बताइए क्या करोगे आप? बात किए जा रहे हो। हाँ जी, ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर पैंथर्स पार्टी, एक ही पार्टी है जम्मू कश्मीर में जो लड़ रही है लोगों के लिए जी, ये तो सत्ता में वो लगे हुए हैं। जी, तरीके से क्रम्स ऑफ पावर को एंजॉय करना है जी। तो फोन हमारा कट चुके हैं, लेकिन अक्सर जब राजनेताओं से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लाइन कट हो जाती है। लेकिन हाँ, अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं मिला। सिर्फ ये कहा कि पावर में हम नहीं है। अंकुर जी, पावर में नहीं है तो क्या मतलब कि जो अगर राजनीति चमकानी हो फिर तो सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन जब इस तरह का जो मसला है, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस मसले में अगर उलझ जाएंगे तो इनको भी नुकसान हो सकता है। देखिए, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं और एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपकी क्या दायित्व है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये स्टैंड लेती है कि जब सरकार में आएगी उस समय कुछ फैसले लिए जाएंगे, लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ सरकार में आ पाएंगी, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने के बाद ही सरकारें बनाई जाती हैं, सरकारें मुद्दों पे बनाई जाती हैं। तो जब आप मुद्दे आप ये कहेंगे कि उन्हें हम उस समय सॉल्व करेंगे जब वहाँ पे हम पहुँचेंगे, तो इसके बारे में तो दर्शक अब ठीक समझें अपने हिसाब से। चलिए, इससे पहले ये सवाल चल रहा था कि लोगों को उनके फायदे बताइए कि अमूमन आम पब्लिक को ये नहीं पता है कि अगर हम माइनॉरिटी में हैं तो हमें क्या इसका बेनिफिट होगा। देखिए, माइनॉरिटीज़ में होने का मतलब है कि आपको संविधान के तहत आर्टिकल 29 और 30 में जितने भी राइट्स अवेलेबल हैं वो आपको मुहैया करवाए जाएंगे। आप अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशन को बचाने के लिए आपके पास एक सरकार की सपोर्ट आ जाती है। इसके अलावा कम से कम
इतनी सारी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकालती है, स्टेट गवर्नमेंट भी निकालती है, जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट, आपको एजुकेशन, आपको सॉफ्ट लोन्स, आपको स्कॉलरशिप्स, इस तरीके की काफ़ी स्कीम्स का लाभ होगा। बच्चे हमारे यहाँ पे जो इंजीनियरिंग इस कारण नहीं कर सकते कि फ़ीस ज़्यादा है, उन्हें इस तरीके की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। MBBS तक की फ़ीस देने का प्रावधान इन माइनॉरिटी स्कीम्स में रहता है। इसके अलावा 50 अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं, सॉफ्ट लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, उनके उत्थान के लिए, उनके आम लोगों के उत्थान के लिए, और कम्युनिटी के लिए इस तरीके से कि अगर कम्युनिटी अपना कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है तो उसको काफ़ी ऑटोनमी होती है, सरकार की ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती है और उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होती है। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन अपना बना सकती है जो अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से और अपने हिसाब से उसे चला सके। और इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, चाहे वो एजुकेशन की लाइन में हो, चाहे वो सिंपल स्कूल्स से लेके कॉलेजेस हों या मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल कॉलेजेस हों, तो अपनी कम्युनिटी के लिए, उनका उत्थान के लिए इस तरीके के ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस बनाए जा सकते हैं। बहुत फ़ायदे हैं माइनॉरिटीज़ के, और राज्य की भी एक जो दृष्टिकोण होता है माइनॉरिटीज़ को लेके, वो भी एक संवेदनशील होता है और माइनॉरिटी के बेनिफिट्स के लिए और माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें काम करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर माइनॉरिटी का बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलता है तो जो डिस्क्रिमिनेशन की हम लड़ाई लड़ते हैं या बात उठाते हैं, काफ़ी हद तक उसका रेजोल्यूशन होगा, काफ़ी हद तक उसका सोल्यूशन होगा और गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि इन लोगों को आगे बढ़ाइए। आज तक वो हमें पीछे करते रहे, चाहे JKPSC पब्लिक सर्विस कमीशन के आंकड़े देखिए सिलेक्शन के, या MBBS में लोगों की सीट्स का जो चयन होता है उसे देखिए, या इंजीनियरिंग में या कोई भी सरकार, या सेक्रेटेरिएट में आप सर्विसेज में शेयर देखिए, उसमें भेदभाव नहीं होगा और सरकार पर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि ये कम्युनिटी के लोगों को आपने आगे बढ़ाना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, आज तक जो हो रहा है। और आखिर में अंकुर जी एक सवाल ये है कि अगर ये सरकार, क्या ये सोचा जाए कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है इस पे गरमा जाएगी और कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं इसका विरोध भी कर सकते हैं, जो अभी तक जो कम्युनिटी माइनॉरिटी के नाम पर बेनिफिट्स लेती रही है, और पूरा आप कह रहे हो कि टर्न ही हो जाएगा। क्या सरकार के दिमाग में ये भी, जहन में ये चीज़ तो होगी कि अगर हमने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, तो हमारे लिए मुसीबत आएगी? और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी इस तरह के मुद्दों को शायद कहीं ना कहीं उठाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। देखिए, टोटल पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होने वाला मुद्दा है। आज तक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो बेनिफिट्स दिए जा रहे थे और जो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस के लिए, वो उठ के एक खित्ते से दूसरे खित्ते में आ जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू टर्न टेबल्स अपसाइड डाउन, ये तो तय है। ऑप्शन सरकारों के पास कोई नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल मानी जाती है, फंडामेंटल राइट्स, उससे जुड़ा हुआ मसला है। और जहाँ तक पार्टीज़ के स्टैंड लेने की बात रही, कश्मीर में प्रोपेगेंडा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कश्मीर में किस तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट में की गई PIL के अगेंस्ट एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव क्रिएट किया जाए, उसके लिए लोग कार्यरत हैं। वो ये साबित करने में है कि जो JNK में हो रहा है वो सही हो रहा है, और अगर इन हकों से उन्हें वंचित किया जाएगा तो वो अपनी सेपरेटिज्म की मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आइडियोलॉग्स जो कश्मीर में हैं, जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं, स्कॉलर्स की कैटेगरी में मैं उन्हें नहीं समझता, प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन आइडियोलॉजिकली भी वी आर साउंड। लीगली तो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एंडोर्स कर दिया है कि यू हैव अ केस एंड देयरफॉर वी आर एक्सेप्टिंग इट। Ideologically, we are also equipped. We are ready to fight ideologically, legally, on all fronts. और हमें लगता है सरकार पर यह है कि सरकार कितनी जल्द सुप्रीम कोर्ट के डंडे के असर को समझ ले। जी, सरकार पे पूरा दायित्व है और मुझे उम्मीद है कि भाजपा की सरकार केंद्र में है, भाजपा की सरकार राज्य में भी है जी। और भाजपा का अगर आप आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखिए तो मुझे लगता है कि वो इस मुद्दे के साथ है, लेकिन मजबूरी कहिए या जो भी कारण, अब ये भाजपा के लोग ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, आप उन्हें इंटरव्यू कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कारण। मुझे लगता है समय आएगा जब चीज़ें ठीक होंगी और वी विल बी सक्सेसफुल वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलिए, जिस तरह से माइनॉरिटी के अधिकारों को लेकर अंकुर शर्मा ने PIL दाखिल की और जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया, उससे तो इतना साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि ये मसला बहुत संजीदा है और अब जवाब सरकार को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी हमारे साथ मुलाकात करने का, बातचीत करने का, और लोगों को जिस तरह से आपने बड़े डिटेल में समझाया कि अगर ये कमीशन लागू होता है तो किस तरह से लोगों को बेनिफिट होगा। फिलहाल आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे भी इजाजत दीजिए। नमस्कार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय होटल ऑयसिस, पत्नीटॉप, विक्रम शूज,
गांधीनगर, राजतिलक रोड एंड होटल नूर महल, करनाल।